अमेरिका में नए वजीर खारजा ने चार्ज संभाल लिया। सदर ट्रंप के दौर में अमेरिकी खारजा पॉलिसी की तरजीहात क्या होंगी, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका में नए सदर के चार्ज संभालने के बाद उनकी तरफ से मुख्तलिफ महकमों के लिए नामजद अफसरान की तैनाती के लिए सेनेट से तौसीक का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप के जारी करदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से उनकी दूसरी टर्म की पॉलिसी वाज़ेह होती जा रही है। एक तरफ सदर ट्रंप ने अमेरिका की जनूबी सरहद जो मैक्सिको से मिलती है उस पर एमरजेंसी नाफिज कर दी है, तो दूसरी तरफ एक सदारती हुक्मनामे के जरिए गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम, जिसके तहत दुनिया के बहुत से ममालिक में अमरीकी इमदादी प्रोग्राम चलते थे, उसे 75 दिन के लिए बंद कर दिया है। अमेरिका की बाकी दुनिया से ताल्लुकात के लिए पॉलिसी क्या होगी? सीनियर सफारतकार के तौर पर साबिक सेनेटर मार्को रूबियो नए वजीर खारजा की हैसियत से आलमी उमूर में अहम किरदार अदा करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। मार्को रूबियो ने कल मुल्क के 72वें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या वजीर खारजा की हैसियत से हल्फ उठाया। हल्फ उठाने के बाद अपने बयान में उनका कहना था कि हमारा हर फैसला 3 सवालों के जवाब करेंगे कि क्या अमेरिका इससे मजबूत होगा, क्या इससे अमेरिका महफूज होगा और क्या इसके नतीजे में हम ज़्यादा खुशहाल होंगे। रूबियो तकरीबन 1 दहाई तक सेनेट की खारजा ताल्लुकात की कमेटी के रुकन रह चुके हैं। रियासत फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखने वाले 53 साला मार्को रूबियो 2016 के सदारती इंतखाब में रिपब्लिकन पार्टी की सदारती नामजदगी के लिए सदर ट्रंप के मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन बाद में वो ट्रंप के भरपूर हिमायती के तौर पर सामने आए। चीन पर सख्तगीर मौक़िफ़ की वजह से उन्हें चाइना हॉक समझा जाता है। रूबियो को इसराइल के मजबूत हामी के तौर पर भी जाना जाता है। अमरीकी वजारत खारजा में अपने पहले ही रोज़ मार्को रूबियो ने ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के अपने हम मनसबों से मेज़बानी की, उनसे मुलाकात की, जो क्वाड नामी ग्रुप के रुकन है और चीन की बढ़ती हुई ताकत के बारे में खदशात रखते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हल्फ उठाने के बाद कल स्टेट डिपार्टमेंट के स्टाफ से बात करते हुए कहा कि अमरीका की ख़ारजा पॉलिसी अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक बनाई जाएगी। In our republic, the voters decide the course of our nation. हमारे मुल्क में वोटर्स फैसला करते हैं कि अंदरून और बैरून मुल्क हमारी कौम कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हमारे सदर के तौर पर मुंतखब किया है। अगर खारजा पॉलिसी की बात की जाए, जिसका मिशन बहुत वाज़ेह है, और वो मिशन इस बात को यकीनी बनाना है कि हमारी खारजा पॉलिसी एक मकसद पर मरकूज़ हो, और वो है हमारे कौमी मफादात को आगे बढ़ाना, जिन्हें उन्होंने अपनी मुहिम के ज़रिए वाज़ेह तौर पर बयान किया है, यानी हर वो चीज़ जो हमें मजबूत, महफूज या ज़्यादा खुशहाल बनाती है, और यही हमारा मिशन होगा। And that will be our mission. इसमें मज़ीद बात करते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी आने वाले दिनों में खारजा पॉलिसी किस तरह से चल रही होगी और अब तक की जो डेवलपमेंट्स हमने देखी हैं वो कैसे अनफोल्ड होंगी। सीनियर सहाफ़ी और पॉलिसी एनालिस्ट सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं रज़ा रूमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सदर ट्रंप का ये कहना कि अमेरिका दुनिया में अमन कायम करेगा लेकिन ताकत के ज़रिए, क्या मतलब है इसका? देखिए, इसका मतलब यही है कि चूंकि अमेरिका एक सोल सुपर पावर है और अभी दुनिया जो है वो यूनिपोलर जो वर्ल्ड है उसी से कुछ तगय्युरात का सामना कर रही है, तो वो अमेरिका की जो रवायती पावर है उसी को बढ़ाना चाहते हैं। और जाहिर बात है, उन्होंने, आपको पता है, उनका नारा रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कुछ उसका दाखिली उमूर से भी ताल्लुक है, लेकिन उसका ताल्लुक अमेरिका का जो रोल है दुनिया में उस हवाले से भी है। इसीलिए आपने देखा है कि पिछले चंद दिनों से अपनी ओहदा संभालने से पहले भी उन्होंने बहुत सारी इन मामलात का जिक्र किया। उन्होंने पानामा कनाल के हवाले से बात की, कनाडा के हवाले से बात की, ग्रीनलैंड के हवाले से बात की, और जो भी उन्होंने बातें कही हैं वो उन्हीं अमूर की तरफ निशानदही करती हैं जिनका वो बारहा जिक्र करते रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका के पैसे भी बचाए जाएं, उसका असर व रसूख दुनिया में जो है उसको भी आगे बढ़ाया जाए, और ये कि जिससे कि अमेरिका में खुशहाली आए, क्योंकि उनके जो वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद है वो उनसे तवक्को यही करते हैं कि उनके दौरे इक़्तिदार में यहाँ अमेरिका के जो अवाम है उनकी माशी हालत बेहतर होगी, और यही उनका दिलकश नारा जो है उनको दोबारा व्हाइट हाउस में लेकर आया है। जी, तो सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर यूक्रेन के मामले पर रूस किसी तस्फिये के लिए तैयार नहीं होता तो अमेरिका रूस पर मजीद पाबंदियां लगा सकता है। कैसे इंटरप्रेट करेंगे आपको ये बयान, क्या जाहिर करता है? देखिए, ये बयान यही जाहिर करता है, गालिबन इनकी पहले बैक चैनल के ऊपर बातचीत भी हुई है।
صدر ٹرمپ اور ان کے رفقائے کار کا اول دن سے یہ موقف رہا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، جنگ بندی جو ہے ان کا ایک گول ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ روس جو ہے وہ اس کے اوپر ریزسٹ تو کرے گا، اور شاید یہ پریشر بھی گیا ہوگا امریکہ کی طرف سے کہ بھئی اب آپ کچھ تصفیے کی طرف جائیں اور بند کریں اس کانفلکٹ کو، کیونکہ یاد رہے اس میں امریکہ یوکرین کی چونکہ بہت زیادہ اسلحے کے حوالے سے اور مالی امداد کے حوالے سے بہت سے وسائل صرف کر رہا ہے، تو ایک اس کا بہت بڑا مقصد جو ہے اس پریشر کا وہ یہی ہے کہ کس طرح سے امریکہ کو ڈس انگیج کیا جائے اور اس کے جو ریسورسز ہیں ان کو پرزرو کیا جائے، ان کو سیو کیا جائے تاکہ ان کا اور جگہ پہ استعمال ہو۔ یہی آپ نے دیکھا کہ مشرق وسطیٰ میں بھی انہوں نے جو جنگ بندی کا اگریمنٹ کروایا ہے سیز فائر کا، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ ایک ان کی کامیابی سمجھی جاتی ہے امریکہ کے اندر بھی اور عالمی سطح کے اوپر بھی، کہ ان کے دور اقتدار میں آنے کے شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں پر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا جو ہے وہ اعلان ہو گیا، معاہدہ بھی اور ہو شاید گیا ان کا۔ جی معاہدہ بھی ہو گیا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اسی امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ صدر ٹرمپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ کس طرح سے امریکہ کے وسائل کو بے دریغ نہ خرچا جائے، جو کہ ماضی میں ایک وتیرہ رہا ہے، اور ڈیموکریٹس کی پالیسی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ جنگوں میں بہت سا پیسہ جو ہے وہ خرچو اور رضا، میں بجٹ۔ چائنا پہ جانا چاہوں گا۔ مارکو روبیو جی کو چائنا ہاک سمجھا جاتا ہے۔ وزارت خارجہ میں پہلے ہی روز کل جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں اس میں کواد نامی گروپ جو ہے وزرائے خارجہ سے ان چاروں وزراء خارجہ سے تینوں سے ملاقات ہوئی، تو چین کے لیے امریکی پالیسی کس سمت میں بڑھے گی آگے؟ جی دیکھیے، جہاں تک چین کے اوپر کا معاملہ ہے تو میرے خیال سے یہ اس پہ تو بائی پارٹیزان کنسنسس ہے چین کے اوپر ہاک ہونا امریکہ میں۔ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ دنیا ایک یونی پولر جو ہے وہ سپر پاور کی شکل اختیار کر گئی تھی کولڈ وار کے بعد۔ امریکہ ابھی بھی واحد سول سپر پاور ہے، اس کو اگر تھریٹ ہے تو وہ چائنا سے، کیونکہ چائنا کی بڑھتی ہوئی معاشی قوت اور اس کا جو اثر ہے لاطینی امریکہ میں، افریقہ میں، وہ اس کو ایک عالمی سٹیج کے اوپر ایک پاور کے طور پر لے آیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے انسانی تاریخ میں کہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ دوسری ابھرتی ہوئی طاقتوں کو کنٹین کرتی ہیں۔ اس سے پالیسی یہی ہے کہ چائنا کی کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے، جس کو کہا لیکن جاتا ہے کہ کس طرح سے ایک چیز رضا جو ہم نے ساتھ ساتھ دیکھی، وہ اگر صدر ٹرمپ نے کل جو چین کے علاوہ یورپی یونین پر بھی ٹیرف لگانے کی بات کی، امریکہ یورپی اتحادیوں سے تجارت میں کس طرح توازن رکھنا چاہتا ہے؟ دیکھیے یہ معاملہ ہے، ایک بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ روایتی طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور یورپ جو ہے وہ انہی کو ایک ویسٹ جسے ٹرم استعمال کیا جاتا ہے عالمی تعلقات میں اور تھیری میں، وہ کمپرائز کرتے تھے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا جب وہ پچھلی بار بھی جب وہ اقتدار میں آئے تھے، ان کا کچھ اس کے اوپر ویو فرق ہے، خصوصاً نیٹو کے حوالے سے۔ نیٹو ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ ابھری، اور اس میں امریکہ کا کلیدی کردار ہے اور فائنینشیل رول بھی ہے، کیونکہ امریکہ اس کی بہت زیادہ فائنینشیل سپورٹ بھی کرتا ہے۔ وہ ایک طرح سے ایک روس کے خلاف یا کمیونزم کے خلاف ایک بلواک تھا۔ اب چونکہ عالمی حالات بھی بدل گئے ہیں، اور صدر ٹرمپ نے تو نیٹو کے حوالے سے یہ کہا ہے اور یورپ کو یہ کہا ہے کہ جی ہم مزید پیسے نہیں خرچیں گے، ہم کیوں زیادہ پیسے دیں، آپ لوگ بھی دیں اپنے ڈیفنس کے لیے پیسے، ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ اور ایک یہی چیز رضا کلوزنگ پہ جی میرے پاس کوئی 1-1.5 منٹ ہے، میں چاہوں گا کہ مارکو روبیو کے حوالے سے جب سینیٹر تھے مارکو روبیو تو پاکستان کی سیکیورٹی امداد بند کرنے کے لیے سینٹ میں ایک بل بھی لا چکے ہیں، انہیں بھارت کا حمایتی سمجھا جاتا ہے۔ اب ان کے وزیر خارجہ بننے سے کیا ان کے پاکستان سے متعلق جو موقف ہوگا اس میں فرق آئے گا کوئی؟ دیکھیے میرے خیال سے وزیر خارجہ بننے کے بعد بالکل ایک فرق ان کی اپروچ ہوگی، کیونکہ یہ رول فرق ہے۔ مگر یہ بات ضرور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ موجودہ انتظامیہ جو ہے اس کو جو کہ اب امریکہ کی بہت ہی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ان کے جنوبی ایشیا میں انڈیا کے ساتھ گہرے مراسم اور تعلقات جو ہیں وہ ہے، بزنس لیول کے اوپر بھی، سیکیورٹی لیول کے اوپر بھی، اور ان میں مزید جو ہے وہ ڈیپتھ لائی جائے گی اس ایڈمنسٹریشن کے تحت۔ تو پاکستان کے ساتھ وہ والے جو پچھلے ایڈمنسٹریشنز کی رہی ہیں تاریخی طور پہ پالیسی، وہ یقیناً بدل چکی ہے، اور اس بار بھی
बदली रहेगी। अब मुझे इसमें कोई चेंज नहीं दिखाई देती। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा आपका, हमारे साथ थे और किस तरह से फॉरेन पॉलिसी डिफ़ाइन हो रही है उस पर हमसे बात कर रहे थे। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी का मकसद अमन के साथ फ़रोग़ आगे बढ़ाना है और अमेरिका की खारजा पॉलिसी इसी पैटर्न पे आगे बढ़ेगी। President Trump made clear in his inaugural speech सदर ट्रंप ने अपने इफ्तिताई खिताब में वाज़ेह किया कि अमरीकी खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद में से एक अमन का फ़रोग़ है। बिलाशुबा मजबूती से अमन और हमेशा अपनी इक़्तिदार को तर्क किए बगैर अमन। लेकिन मुझे लगता है कि ये गैर मामूली है कि ऐसी बात को कहने की ज़रूरत है और हालिया याददाश्त में इसके बारे में काफ़ी बात नहीं की गई और हम सदर के इस एजेंडे को हासिल करने में मदद फराहम करने का एक हिस्सा बनने के मुंतज़िर हैं, वो एजेंडा जिसके लिए उनके पास वाज़ेह मैंडेट है। चंद दिन पहले सेनेट में अपनी कन्फर्मेशन के लिए होने वाली एक समाअत के दौरान मार्को रूबियो ने इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले मुआहदे पर बात करते हुए कहा था कि ये पेशरफ्त खित्ते में मुमकिन तब्दीली का बायस बन सकती है। इस सिलसिले में उन्होंने इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के इम्कान का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी अमरीकी मफादात पर मबनी होगी। The real open question for the Palestinians is फ़लस्तीनियों के लिए दरहकीकत एक खुला सवाल यह है कि वहाँ हुक्मरान कौन होगा, कलील मुद्दत बुनियादों पर गजा में कौन हुकूमत करेगा और बिलाखिर वहाँ हुकूमत कौन करेगा। क्या ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी होगी या कोई और इदारा? क्योंकि जब इसराइली वहाँ से निकले तो इब्तदाई तौर पर ऐसा ही कोई इंतज़ाम गजा के लिए बनना था, मगर उन्होंने उसे पलट दिया और उसे ग्रीन हाउसेस के ज़रिए बदल दिया और उन्होंने उसे हर तरह की मुआशी तरक्की के साथ तब्दील कर दिया। फिर हमास ने इलेक्शन जीता, उन्होंने कब्जा कर दिया और इस जगह को तबाह कर दिया और दहशत गर्दों के लिए सुरंगें बना दी। लिहाजा सिर्फ हुक्मरानी आम नहीं बल्कि ये कि कौन हुकूमत करेगा, आप उसे उन लोगों के हवाले नहीं कर सकते जो आपकी तबाही के ख्वाहां हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही पेचीदा मसला है और मुझे लगता है कि हम इसकी नज़ाकत को नहीं समझ रहे। a very complex issue and I मशरिक़ वस्ता से एक अपडेट शामिल करते हैं। इजरायली फ़ौज के मुताबिक उसने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में एक कार्रवाई शुरू की है। रमल्ला में कायम फ़लस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि इस कार्रवाई में 8 लोग हलाक हुए। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद इलाके में दहशत गर्दी का खात्मा है। ये कार्रवाई गजा की पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के नफाज के चंद ही रोज़ बाद हो रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के कंट्रीब्यूटर हरिंदर मिश्रा इस वक्त हमें यरूशलेम से ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे वेस्ट बैंक में होने वाली इसराइली फ़ौज की इस कार्रवाई पर बात करते हैं। हरिंदर, इसराइल मगरबी किनारे में अब कार्रवाइयाँ क्यों कर रहा है? देखिए, इसराइल का कहना है कि वहाँ पर ईरान जो है वो कुछ अक्सरियत पसंद तंजीमों की को मदद कर रहा है और वहाँ पर हथियार की सप्लाई हो रही है। और आपको बता दूं तो ये जनीन जो शहर है वेस्ट बैंक का, ये शुमाली शहर है, ये पहले से भी रेजिस्टेंस का एक तरह से सिंबल रहा है पैलेस्टीनियंस का। और इंतिफादा के दौर में भी जो है 2002 में जब वहाँ जंग छिड़ी हुई थी तो वहाँ पर काफ़ी जो है बड़ी कार्रवाई हुई थी इसराइली फ़ौज की। और कुछ ऐसे इलाके हैं वेस्ट बैंक में जहाँ पर कि इसराइली फ़ौज तो दाखिल होती है, फ़लस्तीनी इंतज़ामिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहाँ पर नहीं जाते, उनको उसका एक्सेस नहीं है। और वहाँ पर इस्लामिक जिहाद और हमास जो हैं उनके जो हिमायती हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में नज़र आते हैं। और अभी जो मौजूदा जो हालात है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि हमास की मकबूलियत जो है वो वेस्ट बैंक में लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से अभी अमन मुआहिदा हुआ है, अमन मुआहिदा इसको करना गलत होगा, जो मुआहिदा हुआ है और जिस तरह से अदला बदली हो रही है कैदियों की यरगमालों के लिए, उसमें ये देखा जा रहा है कि हमास की मकबूलियत और ज़्यादा वेस्ट बैंक में बढ़ रही है और फ़लस्तीनी इंतज़ामिया और उसकी जो अहम जो उसमें शामिल जो तंजीम है फतह, वो मसलसल कमज़ोर होती जा रही है। तो माना यह जा रहा है कि अगर इसराइल को वेस्ट बैंक में अपना एक्सेस या वहाँ पर जब भी दाखिल होकर कार्रवाई जिस तरह से इसराइली फ़ौज हमेशा करती रही है, अगर उसको आगे भी करते रहना है उसी तरह से कार्रवाई और उस पर कंट्रोल रखना है, तो उसे इन सारे इलाकों पर जाकर के कुछ करना होगा। और इसराइली फ़ौज ने कहा है कि ये आयरन वॉल जो ऑपरेशन है दरअसल इसी एक्सेस को जारी रखने की एक कोशिश है। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पर इसराइली फ़ौज ही नहीं, इसराइली यहाँ पर जो खुफिया इदारे हैं उनके तरफ से भी कहा जा रहा है कि ईरान के सपोर्ट से वहाँ पर काफ़ी कुछ इसराइल पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है और उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। तो यरगमालियों की रिहाई का जिक्र किया हरिंदर आपने, तो इस यरगमालियों की रिहाई के बाद जो इसराइल में पहुँचे हैं वापस लोग, किस हद तक मुतमईन है वहाँ उनकी फैमिलीज़ और ओवरऑल माहौल कैसा है इसराइल में उस बारे में?
देखिए, यहाँ पर तो काफ़ी इमोशनल रीयूनियन के सीन्स जो हैं वो देखने को मिले, और न सिर्फ ख़ानदान के जो लोग हैं जब उनके साथ मिले तो यहाँ पर रोते बिलखते हुए लोग नज़र आए, बल्कि यहाँ पर यहाँ की जो आबादी है वो भी काफ़ी इमोशनल दिख रही थी। इसमें कोई जो है शक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताएँ कि ये जो मुआहिदा हुआ है ये बड़ा ही नाज़ुक मुआहिदा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी, उधर सदर ट्रंप ने भी कहा है कि उन्हें ऐसा नहीं मुमकिन नज़र नहीं आता कि ये जो है अपने जो है कंक्लूजन तक पहुंचेगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ भी लोग जो हैं उन्हें काफ़ी जो है इस बात का शक है कि शायद जिस तरह से मुआहिदा हुआ और जिस तरह के सीन्स नज़र आए हैं, जिस तरह की तस्वीरें गज़ा में नज़र आई हैं, जिसमें ये नज़र आ रहा है कि हमास जो है उसका अभी भी प्रेजेंस जो है, उसकी मौजूदगी जो है न सिर्फ देखने को मिली बल्कि ऐसा भी नज़र आया कि वो काफ़ी अभी भी मजबूत हो सकता है, और बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, जो वहाँ के नौजवान हैं, वो उसमें वो रिक्रूट करने में जो है कामयाब रहा है। तो ऐसे में इसराइल में खास करके यहाँ पर जो अभी सरकार में शामिल जो तंजीमें हैं, उनके जो हिमायती हैं, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये शायद गलत फैसला रहा हो, तो इसका भी दबाव बढ़ रहा है। और आपको ये भी बताते हैं कि एक जो अहम तंजीम है, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर जो थे बेन गवीर, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनकी तंजीम जो है वो मखलूत हुकूमत से बाहर निकल आई है। तो यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म सियासी बेंजामिन खेल भी चल रहा नेतन्याहू है। जो है हरिंदर, अगर बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत अभी तक कायम है तो क्या कोई ख़तरा है उनकी हुकूमत को जंगबंदी के मुआहिदे से? देखिए, पहले तो एक तंजीम बाहर निकल गई है, उसके बावजूद यहाँ पर उनकी जो हुकूमत है उसे अभी भी जो है वो अक्सरियत हासिल है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि एक और अहम तंजीम है फाइनेंस मिनिस्टर बेत्सलेल स्मोट्रिच की, जिसके तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है कि वो भी बाहर निकल सकते हैं तो हुकूमत कितनी थिन से। वो मेजॉरिटी अपना होगी उसके बाद अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो? देखिए, अगर बेत्सलेल स्मोट्रिच की पार्टी जो है वो तंजीम अगर अपनी हिमायत वापस ले लेती है तो ये गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी में आ जाएगी। हालांकि आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा है कि वो जहाँ तक इस मुआहिदे का सवाल है, जहाँ तक यरगमालों के रिहाई का सवाल है, तो उस पर वो सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेंगे, वो सरकार की हिमायत में खड़े रहेंगे। लेकिन वो इशू बेस्ड एक जो चीज़ है क्विकली हरिंदर सपोर्ट मुझे होगा। अगर क्लोजिंग में बता सकें कि गजा में कितनी इमदाद पहुंच रही है, क्या सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है वहाँ? क्विक 30 सेकंड्स प्लीज। देखें, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन हर रोज़ जो है 600 से ज़्यादा वहाँ पर ट्रक उसके बाद से वहाँ पर दाखिल हुई हैं, और ये इमदादी जो सामान है वो उसको लेकर के किसी तरह का लूट भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और पहले इमदाद से जो हम है कह सकते हैं कि इमदाद बहाल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया हरिंदर, आप हमारे साथ थे और अपडेट कर रहे थे कि इस पहले वक्त से हालात काफ़ी बेहतर है। पहले से बेहतर हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान और ख़त्ते के लिए अमरीकी खारजा पॉलिसी क्या होगी और क्या इसमें कोई तब्दीली आ सकती है, इस वक्त क्या पॉलिसी है, इस पर बात करते हैं। हमें इस्लामाबाद से डॉक्टर कंदील अब्बास ज्वाइन कर रहे हैं, जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर कंदील, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ देर पहले अभी मार्को रूबियो को शायद आपने सुना हो प्रोग्राम में, जिसमें उन्होंने कहा कि एक हफ़्ता पहले जब इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा हुआ तो उन्होंने एक समात में गज़ा के मुस्तकबिल पर भी उन्होंने बात की थी कि अमेरिका मुस्तकबिल में गज़ा के लिए किसी इंतज़ामी ढांचे की तश्कील में आपको लगता है कोई किरदार अदा कर सकता है? बिल्कुल, अमेरिका की कोशिश होगी कि वो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो अमन के लिए ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ चीज़ें डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर उनकी कोशिश होगी कि वहाँ पर जो अल-फतह है उसको ज़्यादा इम्पोज करें, और इसके लिए यूएई या सऊदी अरेबिया को भी मिशन दिया जा सकता है कि वो एंटर हों और गज़ा और वेस्ट बैंक में उनके ज़ेर निगरानी कोई सिस्टम बनाया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना होगा कि हमास ने 15 महीने की जो रेजिस्टेंस की है, इसके बावजूद वो स्टिल इंटैक्ट है। अगर वहाँ पर कोई चीज़ इम्पोज करने की कोशिश की गई तो जो नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूवमेंट हुई है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसी समात के दौरान जो कन्फर्मेशन की समात थी, मार्को रूबियो ने उसमें यह भी कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान मुमकिना तौर पर ताल्लुकात बेहतर करने की जो है वो बात की गई है और की जाएगी। इजराइल और हमास की तवील जंगबंदी अगर हम देखते हैं तो कितनी मुमकिन है इस तरह की कोई पेशरफ्त?
देखिए, सऊदी अरब के लिए या अरब कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा इज़राइल के करीब जाना, क्योंकि इस वक़्त अरब सोसाइटीज़ के अंदर एक एंटी इज़राइली सेंटिमेंट बहुत हाई लेवल पे है। जैसा कि हमने देखा अमेरिका और यूरोप में भी यूथ ने प्रोटेस्ट किया, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स लेवल पे, और अरब कंट्रीज़ में भी ऐसे ही है। अगर पुश किया जाता है सऊदी अरेबिया को, तो इसका बेनिफिट ईरान ज़रूर लेगा कि सऊदी अरेबिया चूँकि इज़राइल के करीब जा रहा है, तो जो मुस्लिम वर्ल्ड में एक लीडरशिप का चैलेंज था और सऊदी अरेबिया अब तक उसको क्लेम करता रहा है, अगर सऊदी अरेबिया इजराइल के करीब जाते तो मेरा ख्याल है इससे जो स्पेस क्रिएट होगी और सोसाइटल लेवल पर ईरान को पॉपुलैरिटी मिल सकती है, ये चैलेंजिंग होगा अमेरिका के लिए। तो अभी हमने देखा कि नए वज़ीर ख़ारजा ने हलफ उठाने के बाद कल जब उन्होंने ऑफिस में जाके चार्ज संभाला तो उन्होंने क्वाड के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। ज़ाहिर बात है ये मुलाकात पहले से तय होगी, और सदर ट्रंप जो है वो चीन के पानामा में असर व रसूख के बारे में बात कर चुके हैं। क्या इससे अमेरिका की चीन के बारे में पॉलिसी पर कोई इशारा मिलता है? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थेरीज है ना, इसमें रियलिज्म और लिबरलिज्म दो मेन थेरीज हैं, और रियलिज्म में अमूमन पॉलिटिक्स को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि स्ट्रगल फॉर पावर या स्ट्रगल फॉर मोर पावर। मेरा ख्याल है इस दफ़ा ट्रंप ज़्यादा एग्रेसिव मूड में आए हैं, और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में भी इलेक्ट होने के बाद यानी ओथ से पहले और अभी बाद में भी ये जो स्टैंस लिया बड़ा एग्रेसिव स्टैंस है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट साउथ एशिया पे और मिडिल ईस्ट पे ज़रूर आएगा। लेकिन इस दफ़ा वो ज़्यादा एग्रेसिव स्टाइल में चाइना को काउंटर करने की कोशिश करेंगे, और साउथ एशिया में ख़ास तौर पर इसके लिए जो इंडिया के साथ उनकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पिछले दौर में रही है, इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा। और मेरा ख्याल है अगर चाइना के ऊपर प्रेशर आता है और इंडिया की मदद से आता है तो पाकिस्तान को पुश करेगा वो मजीद चाइना के करीब जाए। जनूबी एशियाई खित्ते के बारे में आप समझते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी पहले जैसी रहेगी या कुछ तब्दीली आएगी उसमें? मेरा ख्याल है पहली जैसे ही रहेगी और उसमें मजीद सख्ती आएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौर में इंडिया के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बनाई थी, और मेन फोकस ये था कि चाइना को काउंटर किया जाए। और इसके साथ साथ जो एक नई चेंज हमें नज़र आएगी वो अफ़गानिस्तान के बारे में होगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बारे में जो टारगेट्स डोनाल्ड ट्रंप के जहन में थे, मेरा ख्याल है जो बाइडेन उनको अचीव नहीं कर सके, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सबसे पहले ये कहा कि अमेरिकन जो मिलिट्री इक्विपमेंट अफ़गानिस्तान में रह गया वो वापस लेने की कोशिश करेंगे। और ज़ाहिर है इस मामले में तालिबान से कोई ताउन की उम्मीद नहीं है, और इस मामले में मेरा ख्याल है अगर लॉन्ग रन देखें तो हो सकता है अमेरिका और पाकिस्तान तालिबान के अगेंस्ट एक दूसरे के साथ ज़्यादा नज़दीक आ सकती है। तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, इससे पहले स्टेट डिपार्टमेंट के जो बयानात रहे हैं कि वो मुआशी तौर पे आगे बढ़ेंगे और उसमें ज़्यादा पोटेंशियल भी है, क्या यही समत रहेगी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में, या सिक्योरिटी ऐड होगी उसमें? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए काफ़ी नए चैलेंजेस सामने आएंगे, क्योंकि पहले दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान की मिलिट्री एड थी वो भी रोक दी थी, और पाकिस्तान के ऊपर शदीद प्रेशर भी था। और इस दफ़ा भी चूँकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर कोई क्लैरिटी उसमें नहीं आ रही कि वो तालिबान के साथ हैं या उनके अगेंस्ट हैं। जो माजी में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि पाकिस्तान ने दो मायार अपनाया हुआ है, एक तरफ तो वो बाज़ इंतहा पसंद ग्रुपों की हमायत करते हैं और दूसरी तरफ वो अमेरिका के साथ चलना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये कन्फ्यूजन जब तक क्लियर नहीं होगा, पाकिस्तान को मज़ीद अमेरिका के दबाव में रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कंदील, आप हमारे साथ थे। और जो इस वक्त जो वजारत ख़ारजा में तब्दीली आई यहाँ पे, और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दीली आई अमेरिका में, उसके बाद जो अमेरिका की ख़ारजा पॉलिसी बन रही है रीजन पे, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा और मशरिक़ वस्ता में उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उस पर आप हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ। और पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और तज्जियों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और एक्स और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।